हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम किरचॉफ इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम किरचॉफ इक्वेशन के बारे में समझाओ, तो मैं कोशिश करूंगी कि उनकी जितने भी डाउट्स हैं इस इक्वेशन को लेकर मैं सारे क्लियर करूं। हम किरचॉफ इक्वेशन के बारे में शुरू करते हैं। किरचॉफ इक्वेशन बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी की एक इक्वेशन है, जिसमें किरचॉफ ने अभिक्रिया उष्मा के ताप के साथ जो परिवर्तन आता है, अभिक्रिया की हीट में जो ताप के साथ जो परिवर्तन आता है, उसके संबंध को समझाने के लिए एक इक्वेशन दी थी। तो हम समझेंगे इसके सारे एस्पेक्ट्स को कि अभिक्रिया उष्मा क्या होती है, उसके ताप के साथ किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो शुरू करते हैं ये रिएक्शन। बेसिकली किरचॉफ ने क्या कहा कि हम बहुत सारी रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स में या केमिस्ट्री में जनरल जो भी रिएक्शंस करते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करते हैं, या नॉर्मल एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्शंस करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी रिएक्शंस हैं जो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना करके अलग अलग टेम्परेचर्स पर वो रिएक्शंस करते हैं। तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रिएक्शंस करते हैं तो उनके लिए तो हमें नॉर्मल हमारा जो भी रिजल्ट थे वो हमें मिल जाते थे। लेकिन जब हम हाई टेम्परेचर्स पर रिएक्शंस करते हैं तो हमारी रिएक्शंस में एरर आते थे। तो उन एरर्स को सॉल्व करने के लिए और टेम्परेचर के चेंज करने से जो रिएक्शंस की हीट है उस पे क्या चेंज आता है, इस चीज को समझाने के लिए किरचॉफ ने एक इक्वेशन दी जिसे हम किरचॉफ इक्वेशन बोलते हैं, है ना। बेसिकली किरचॉफ ने ये बोला कि अभिक्रिया उष्मा के ताप के साथ परिवर्तन, किस तरीके से ताप के साथ परिवर्तन होता है अभिक्रिया उष्मा में, बस इसी संबंध को समझाने के लिए उन्होंने क्या दी, किरचॉफ इक्वेशन दी। अब हम समझते हैं कि अभिक्रिया उष्मा क्या होती है। जो हमने बहुत सारी रिएक्शन सुनी है कि जब हम कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होती है, मान लिया ये हमारा अभिकारक है, अभिकारक या रिएक्टेंट, और जो बी बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट या उत्पाद बन रहा है। तो जब कोई भी अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होती है तो वो या तो एनर्जी या हीट को लेती है या फिर हीट को रिलीज करती है, या तो उष्मा अवशोषित करेगी या उष्मा बाहर निकालेगी। तो उस चेंज को, उष्मा के अवशोषण को या उष्मा के उत्सर्जन को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया उष्मा बोलते हैं। तो अब अभिक्रिया उष्मा में अगर उष्मा अवशोषित कर रही है कोई अभिक्रिया, तो अगर उष्मा का अवशोषण करती है, उष्मा का अवशोषण करती है तो हम उसको बोलते हैं उष्मा शोषी रिएक्शन, उष्मा शोषी या एंडोथर्मिक। और अगर कोई रिएक्शन उष्मा का उत्सर्जन करती है, मान लिया उष्मा का उत्सर्जन कर रही है, उत्सर्जन करती है, तो हम उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये अगर इन दोनों को हम मिला दे, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी को हम मिला देते हैं, तो उसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, अभिक्रिया उष्मा बोलते हैं। तो अब अभिक्रिया उष्मा के टेम्परेचर के साथ चेंज को समझाने के लिए ही किरचॉफ ने क्या दिया, किरचॉफ इक्वेशन दी। अब मानते हैं कोई भी रिएक्शन, मान लो जैसे कोई भी रिएक्शन है ए, जिसमें रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में, है ना। तो ये है अभिकारक, अभिकारक क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो जब ये अभिकारक से उत्पाद में कन्वर्ट होगी तो जो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा उसको हम लेते हैं, मान लिया कि उपयुक्त अभिक्रिया, जो ऊपर वाली अभिक्रिया है, अभिक्रिया की आंतरिक ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को अगर हम इंटरनल एनर्जी में हम परिवर्तन को देखें, चेंज को देखें कि अगर जब वो अभिकारक से उत्पाद में गई तो उसकी इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा में क्या चेंज हुआ। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है।
कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम मिला देते हैं, तो वो जो उसकी ओवरऑल ऊर्जा है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी उसकी खुद के अंदर की एनर्जी होती है, बाहर की एनर्जी को हम कंसीडर नहीं कर रहे। उस मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी से और जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों से मिलकर बनी होती है ना। तो जब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज की, तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी पथ पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ अगर इनिशियल वैल्यू क्या थी, किसी चीज की इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है, सिर्फ इन दोनों चीजों पर ही डिपेंड करती है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि इनिशियल से फाइनल वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमने कौन सी डायरेक्शन का यूज किया है, कौन से पथ का यूज किया है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती। दैट मीन्स क्या हो गया कि इंटरनल एनर्जी एक अवस्था फलन है, वो उसकी इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान और अंतिम मान पर डिपेंड करती है। तो अब बात करते हैं, तो अंतिम मान क्या हो गया, प्रोडक्ट की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो उसकी अंतिम वैल्यू होगी, और जो रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी हो गई वो उसकी इनिशियल वैल्यू हो गई, है ना। तो अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। परिवर्तन हम ऐसे ही निकालते हैं कि अगर 2 से कोई चीज 4 में कन्वर्ट हो रही है और हमें अगर इनका परिवर्तन निकालना है कि इसमें क्या कितना डिफरेंस है, इसका अगर डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, 4 - 2 ही लिखूंगी ना। तो इसी तरीके से EB माइनस EA लिखा गया है। अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर के साथ क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन या अवकलन करते हैं। समीकरण एक का ताप के साथ अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि हम टेम्परेचर को नीचे लिखेंगे और जो भी हमारी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। तो डिफरेंशिएशन या अवकलन कर दिया तो हमने क्या, किस ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, d/dt से मल्टीप्लाई कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट क्या रख रहे हैं, नियतांक वॉल्यूम को फिक्स रख रहे हैं। तो वॉल्यूम फिक्स रख रहा है तो वॉल्यूम को नीचे लिख देती हूँ, और d और जो भी है ये टर्म्स है उनका सिर्फ इस ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। इस ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है हम उसका क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो d/dt से एट कांस्टेंट नियत क्या है हमारा, वॉल्यूम नियत है, इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई, dEB/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dEA/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के साथ जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, मतलब क्या कि अगर हम कोई भी हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मान लिया ये कोई भी बीकर है जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन में अगर मैं वॉल्यूम को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं कि मुझे इसमें से इसका आयतन बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, आयतन इतना ही रखना है, और फिर मैं क्या करूं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करती जाऊं, उसके टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करती जाऊंगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी, उसके आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, जितना भी चेंज आएगा वो क्या होगी, ऊष्माधारिता। मतलब हम टेम्परेचर के रूप में क्या दे रहे हैं, उसको एनर्जी या हीट दे रहे हैं, तो हीट धारण करने की कितनी क्षमता है वो कहलाती है ऊष्माधारिता। तो उसको बोलते हैं, अगर टेम्परेचर के साथ उसकी इंटरनल एनर्जी में कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जितना चेंज हो रहा है वो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता को हम C से डिनोट करते हैं, ऊष्माधारिता को हम C से डिनोट करते हैं। अब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया है, मतलब नियत आयतन पे लिया है, तो नियत आयतन पे ऊष्माधारिता हो गई, तो ये हो गई ऊष्माधारिता। तो हम इस चीज को, यही टर्म्स है हमारे पास, बस B के लिए है और ये A के लिए है, तो हम इसको CV लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, CV लिख देते हैं।
इन दोनों टर्म्स को हम क्या लिख देते हैं, CV लिख देते हैं। तो इसको तो ऐसे कैसे लिखूंगी मैं, d/dt v, और इसको CV। अब क्या है, ये सिर्फ B के लिए है, तो ये B के लिए CV, और ये A के लिए। तो ये क्या हो गया, ऊष्माधारिता के अंदर चेंज हो गया। चेंज ही तो बात कर रहे हैं, डेल E को हम EB माइनस EA लिख सकते हैं। तो CB माइनस CA का मतलब क्या हो गया, ऊष्माधारिता के अंदर चेंज। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डेल E/dt डेल CV लिख सकती हूँ। डेल CV का मतलब क्या हो गया, परिवर्तन, उत्पाद माइनस क्रियाकारक की ऊष्माधारिता का परिवर्तन। अब इस dt को अगर मैं उधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो डेल E इक्वल्स टू डेल CV/dt, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई, इक्वेशन 2। अब इसमें जो CV की वैल्यूज होती है वो रिएक्शंस के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे अगर आप बात करो कि मोनोएटॉमिक रिएक्शंस के लिए अलग होती है CV की वैल्यू 2/3 RT होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए 5/3 RT होती है। तो CV की वैल्यू हमेशा रिएक्शंस के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये हमारे लिए एज ए कांस्टेंट वर्क करता है, या नियतांक के रूप में काम करता है। तो समीकरण 2 का हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर हम क्या करते हैं, समाकलन क्या होता है, लिमिट्स के साथ करते हैं। मतलब इसकी E1 वैल्यू से E2 वैल्यू तक डेल E का समाकलन करेंगे, डेल CV का T1 वैल्यू से T2 तक समाकलन करेंगे dt। तो इसको तो हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट या नियतांक मान लिया, नियतांक मान लिया। तो इसकी क्या हो गई, E2 माइनस E1। हमेशा समाकलन का जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम लिख लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके फिर नीचे वाली वैल्यू। तो E2 ऊपर वाली वैल्यू है, इसको माइनस किया, E1 नीचे वाली वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे CV, और T2 माइनस T1। इस तरीके से जो ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आई, इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 हमारी ताप के कम परास में किरचॉफ इक्वेशन है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट वॉल्यूम पर या स्थिर आयतन पर हम अभिक्रिया ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन निकाल सकते हैं। मतलब स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा, रिएक्शन की हीट का ताप के साथ परिवर्तन, हीट का ताप के साथ परिवर्तन निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर किरचॉफ इक्वेशन की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर किरचॉफ इक्वेशन डेल E2 माइनस डेल E1 इक्वल्स टू डेल CV T2 माइनस T1 है। ये है कांस्टेंट वॉल्यूम पर या स्थिर आयतन पर किरचॉफ इक्वेशन, स्थिर आयतन पर किरचॉफ इक्वेशन। तो ये तो इसका दूसरा पार्ट है। हम नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम स्थिर दाब पर किरचॉफ इक्वेशन के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। मैं इस वीडियो में करवा देती, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा लंबा वीडियो देखना। सो कोशिश करूंगी मैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्थिर दाब पर कांस्टेंट प्रेशर पर किरचॉफ इक्वेशन को देखें या उसकी इक्वेशन को हम डिराइव करें, है ना। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।